welcome to Nimbus Learning powered by the Engineers Academy और myself देवेंद्र पाटीदार। मेजरमेंट की हम बात कर रहे हैं फॉर एसएससी जेई मेंस जो आप लोग देने वाले हैं, राइट। तो थोड़ा सा आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि मेंस और प्री में जो डिफरेंस है वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। ऐसा कभी नहीं होता है कि आप अगर प्री में अच्छे से प्रिपरेशन किए हैं तो आप कन्वेंशनल यानी कि मेंस में जो है काफ़ी बढ़िया से उसको परफॉर्म कर पाए, क्योंकि यहाँ पर आपकी पूरी जो स्किल देखी जाती है कैसी। वहाँ पर तो न्यूमेरिकल प्लस थ्योरेटिकल चलता है, लेकिन इतना डीप में नहीं होता है। यहाँ आपको चीज़ों को लिखना भी पड़ेगा और उनका डेरिवेशन भी आपको करना पड़ेगा। तो अगर मैं मेजरमेंट की बात करूँ स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स एसएससी जेईई मेंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया देता हूँ कि यहाँ पर क्वेश्चन किस टाइप का आपसे पूछ सकता है, कितने मार्क्स का अपना सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम लोग टोटल मार्क्स की बात करते हैं। टोटल मार्क्स ये बेटा किसके मैं बात कर रहा हूं, पेपर के ये होता है 360 मार्क्स का, ठीक है। जो आपका टोटल एसएससी जेईई मेंस का जो पेपर होता है वो होता है आपका 360 मार्क्स का, ओके। इसके अंदर मैं बात करूंगा बेटा मेजरमेंट की, ओके। सो इन द केस ऑफ एसएससी जेईई मेजरमेंट्स अगर हम बात करें तो अप्रोक्स इतना तो आप मान के चलना कि इससे कम आने की कोई मतलब गुंजाइश नहीं, इससे ज्यादा ही आपको मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा। ये आपका 50 मार्क्स लेकर के चलता है, 50 मार्क्स। बात समझ रहे हो क्या? तो एक इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट है, ये एक बहुत बड़ा मतलब आप मान सकते हैं कि एक सब्जेक्ट बन चुका है, राइट। क्योंकि 50 मार्क्स ये कैरी कर रहा है। अगर 10 मार्क्स होते तब तो मैं चलो ठीक है कह देता कि कोई ज्यादा वेटेज इसका है नहीं, ठीक है। तो 50 मार्क्स खूब आपके जो है मार्क्स ये कैरी कर रहा है। और यहाँ जो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान से समझना, क्वेश्चंस के टाइप्स की अगर मैं बात करूं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो आपसे पूछता है, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दूं। मैं क्वेश्चंस आपको एक या दो क्वेश्चन मैं आपको यहां बता भी दूंगा कि किस तरीके से आपको लिखना है। बात समझ रहे हो? टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यहां पर अगर हम पूछें तो बेटा 3 प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछता है, 3 टाइप के। कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स के। यहां अगर हम बात करें कन्वेंशनल के अंदर, है ना, तो 3 टाइप्स में ये क्वेश्चन आपसे डिस्कस करता है। पहला होता है एक्सप्लेन इन ब्रीफ, मतलब ऐसे लिख देता है ना, कुछ आपको चीजें लिख देता है और कहता है कि इनको एक्सप्लेन करिए ब्रीफ में, मतलब थोड़ा सा शॉर्ट में, है ना। ज्यादा डिटेल में नहीं बताना जाना है, लेकिन नॉर्मल जो खास इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको लिखनी होती है। और दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं बेटा, वो कैटेगरी है थ्योरेटिकल में। जैसे कि मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे कुछ क्वेश्चंस में लेता हूं एक्सप्लेन इन ब्रीफ वाले। जैसे एक्सप्लेन इन ब्रीफ पहला है टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर दे दिया और 5 मार्क्स में आपको दे दिया, समझ लो। एक्सप्लेन इन ब्रीफ में क्या होता है, आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है, जैसे टाइप्स ऑफ एरर ये आपको बताना है। फिर आपसे दूसरा इसी के अंदर पार्ट्स दे देगा, ए बी आपको कह देगा 2 वॉट मीटर मेथड, ठीक है, जो कि पावर मेजरमेंट के लिए काम में हम लोग लेते हैं, है ना। सी आपसे कहेगा फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट बाय सीआरओ, मतलब रेंडमली मैं ले रहा हूं और क्वेश्चन ऐसे आए हुए भी है ना, फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट बाय सीआरओ। तो आपको थोड़ा सा एक शॉर्ट नोट लिखना होता है इस पर, ठीक है। और डी करके आपसे मैं मान लो कि आपको दे दिया कि सपोज टू बी व्हाट रोल ऑफ ब्रेकिंग टॉर्क इन एनर्जी मीटर। बात समझ रहे हो? इन एनर्जी मीटर। अब देखो क्या आपसे ये 4 क्वेश्चन पूछेगा और 4 क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स के एक क्वेश्चन है, तो टोटल आपको लिख देगा 20 मार्क्स। बात समझ रहे हो क्या? इस तरीके से। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं बेटा, ये आपके होते हैं थ्योरेटिकल के अंदर आते हैं, जिनमें आपसे बोलता है कि एक्सप्लेन करिए। यहाँ आपकी थ्योरेटिकल एबिलिटी की जांच होती है, आप कैसे लिखते हैं, किस टाइप से आप लिख रहे हैं, कैसे उन चीज़ों को। ऐसा तो है नहीं कि आप एक्स्ट्रा चीज़ें फालतू की लिख रहे हैं, काम की चीज़ें नहीं लिख रहे हैं, आपको केवल काम की चीज़ों पर ही फोकस करना है। अब यहाँ टाइप्स ऑफ एरर बोला है तो यहाँ ये मत लिख देना कि एरर क्या होती है, व्हाट इज द एरर। नो नीड टू राइट द टाइप अबाउट द एरर, बट आपको बात करनी है टाइप्स ऑफ एरर, जैसे कि 3 तरह के आप लोग पढ़ते हैं। बात समझ लो क्या? तो दिस वन इज द फर्स्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन, बात समझ गए, जो कि थ्योरेटिकल टाइप के। इनमें आपको थोड़ा सोचना तो पड़ेगा, हालांकि चीजें आपको पता होना जरूरी है,
ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज पूछ रहा है, कि फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट बाय सीआरओ कैसे होता है, उसको ड्यूल मोड में चलाते हैं, लिसाजस पैटर्न मिलते हैं, फिर एक या दो एग्जांपल आप लिख करके वहां बता सकते हैं कि हम लोग इस प्रकार से कंपैरिजन करके जो है अननोन फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं। बात समझ गए होंगे, राइट। नेक्स्ट टाइप का जो आपका क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, वो आता है प्योर न्यूमेरिकल, एकदम मतलब प्योरली न्यूमेरिकल। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपसे थ्योरी पूछेगा, आपको एक क्वेश्चन देगा और उस क्वेश्चन के अंदर आपसे बताएगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द जो भी पैरामीटर है, दैट इज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क में भी, जो भी एक्स वाई जेड जो भी क्वेश्चन है, इस तरीके से न्यूमेरिकल टाइप पूरा आपसे एक न्यूमेरिकल यही बना देगा। अब वो न्यूमेरिकल अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। बात समझ गए क्या। सेकंड वन जो है ये तो पूरी थ्योरेटिकल एबिलिटी थी, ये आपकी न्यूमेरिकल अप्रोच को वो चेक करना चाह रहा है, लेकिन विदाउट एनी डेरिवेशन, बाय यूजिंग द फॉर्मूला यू कैन गेट द आंसर। बात समझो, आराम से आप लोग जो है केवल एक फॉर्मूला याद रहता है और उससे आप लोग क्वेश्चन करते हैं तो वो बन जाता है। लेकिन एक टाइप के जो क्वेश्चन है वो बड़े आपको डिफिकल्ट लगते हैं, दैट इज डेरिवेशन, डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला। इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी तो लेंगे ही लेंगे और ये आपकी साथ के साथ ही थ्योरेटिकल अप्रोच को भी चेक करेंगे। बात समझ, ये मिक्स टाइप का हो गया जिसमें आपसे डेरिवेशन पूछ ले, जैसे आपसे पूछ लेगा कि पीएमएमसी टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट है उसका जो टॉर्क इक्वेशन है उसको डेराइव करो, दैट्स इट। तो वहां आपको एकदम मतलब थ्योरेटिकल अप्रोच तो आपकी रहेगी कि आप लिख कैसे रहे हो उसको, प्लस आपको उसको डेराइव भी करना पड़ेगा, तो मैथमेटिकल भी उसमें जो है आपका इंक्लूड हो गया है। बात को समझ गए क्या। तो बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं और सबसे ज्यादा टाइप के टफ जो क्वेश्चन आपको लगते हैं बेटा वो ये वाले लगते हैं। हालांकि हम जो इस प्रैक्टिस बैच की अगर हम बात करें, मेंस वाले बैच की अगर हम बात करें, तो इसके अंदर हम ऐसे दोनों तरह की अप्रोच को हम फॉलो करेंगे। हम थ्योरेटिकल अप्रोच को भी साथ में लेकर चलेंगे और हम न्यूमेरिकल अप्रोच को भी साथ में लेकर के चलेंगे, ताकि ये जो 50 मार्क्स हैं ये अपने 50 में से 50 ही आए, क्योंकि टफ सब्जेक्ट नहीं है, ईजी सब्जेक्ट है। और हम लोग कोशिश हमेशा यही करेंगे कि 50 में से हम 50 यहाँ पर लेकर के आए। तो वो मैं आपको तरीके बताऊंगा, अप्रोच बताऊंगा कि आप किस तरीके के किस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको जो है यहाँ पर पूरा बेनिफिट मिलेगा। बात समझ रहे हो क्या, राइट। और कैलकुलेशन करने के लिए आपको वहाँ कैलकुलेटर तो मिलता ही है, तो यहाँ न्यूमेरिकल करना आसान हो जाता है। ये फॉर्मूला बेस अगर न्यूमेरिकल आता तो आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं लॉस प्रोवाइड कर देती है, ये चीज़ जो डेरिवेशंस होते हैं। तो इन पर अपना जो है मेन फोकस रहना चाहिए, ताकि हमारी ये दोनों एबिलिटीज जो हैं वो इंप्रूव हो पाए। बात समझ रहे हो क्या, राइट। चलो, तो अब हम लोग एक एक करके जो है हर टाइप के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, राइट। मैं मिक्स टाइप ले लेता हूं पहले, डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला, राइट। या फिर हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, चलो, है ना। जैसे कि मैं वन टाइप ऑफ क्वेश्चन ये आपको जो लिया था, इसमें से बेटा मैं ये वाला ले लेता हूँ, दैट इज द रोल ऑफ द ब्रेकिंग टॉर्क इन एनर्जी मीटर। कैसे आपको लिखना होता है समझना। जैसे कि ये आपका क्वेश्चन नंबर बेटा 1 था, दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 1, ओके। एक्सप्लेन इन ब्रीफ, दिस वन इज एक्सप्लेन इन ब्रीफ, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहां पर आपको 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो हम लोग डी की बात करें तो आंसर शीट में हम लोग आते हैं ना, आंसर शीट पर हम लोग आते हैं। दिस वन इज द आंसर शीट एंड आंसर नंबर जो हमारा है पूरा प्रॉपर आप लिखेंगे, उसका एड्रेस एक तरीके से कि किस क्वेश्चन का आप आंसर कर रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है और 1 का हमारा डी है, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ द ब्रेकिंग टॉर्क इन एन एनर्जी मीटर, ठीक है। तो रोल ऑफ एनर्जी मीटर में जो है ब्रेकिंग टॉर्क का क्या रोल है, तो ध्यान से समझना। क्यों हम लोग ब्रेकिंग टॉर्क यूज में लेते हैं, आपको उन्हीं के बारे में लिखना है। टू मेंटेन द कांस्टेंट स्पीड ऑफ द एनर्जी मीटर, तो यहां हम लोग लिखेंगे द ब्रेकिंग टॉर्क यूज टू मेंटेन the constant speed of the एल्यूमिनियम डिस्क, समझना है ना, एल्यूमिनियम डिस्क। अब आपको ब्रेकिंग टॉर्क के बारे में लिखना पड़ेगा थोड़ा सा आपने बताया कि ठीक है वो एक एल्यूमिनियम का जो डिस्क है उसकी स्पीड को ये कांस्टेंट मेंटेन करता है,
लेकिन उसके बारे में भी आपको लिखना पड़ेगा कि कैसे वो जो है मेंटेन करता है कांस्टेंट। तो हाउ इट कैन बी ऑब्टेन, तो बाई पढ़ा होगा आप लोगों ने, बाई प्लेसिंग अ परमानेंट मैग्नेट, बाई प्लेसिंग अ permanent magnet near to aluminum disc, we can obtain the braking torque। बात समझ गए क्या? राइट, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा ये चीज, है ना। तो ब्रेकिंग टॉर्क को हम कैसे लेकर के आते हैं? बाई प्लेसिंग अ परमानेंट मैग्नेट नियर टू द एल्यूमिनियम डिस्क, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन थिंग इज कि जो ब्रेकिंग टॉर्क होता है ये इज ऑलवेज अपोजिट टू द ड्राइविंग टॉर्क, ये लाइन भी लिखना जरूरी है, ठीक है। द ब्रेकिंग टॉर्क always acts in opposite direction, in opposite direction of ड्राइविंग टॉर्क, ठीक है, ड्राइविंग टॉर्क। बात समझ गए क्या? राइट, तो ये ड्राइविंग टॉर्क के अपोजिट डायरेक्शन में ये क्या करता है बेटा? वर्क करता है, एक्ट करता है, तभी तो स्पीड को कांस्टेंट कर पाएगा, ठीक है। एंड लास्ट वन इज, इसका फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वो भी आप लोग यहाँ पर लिख लें तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है, ताकि आपके गुंजाइश ना हो कि नंबर आपके कटे, ठीक है। तो ब्रेकिंग टॉर्क का आपका फॉर्मूला क्या था बेटा? आप लोग पढ़ते हैं, प्रोपोर्शनल लगा लेते हैं हम लोग, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी से शुरू कर लेते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा हो तो n इंटू 5 स्क्वायर x डिवाइड बाई रेजिस्टेंस ऑफ द एल्यूमिनियम डिस्क। कौन क्या है ये चीज़ आपको लिखना ज़रूरी है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं, टीबी बराबर कोई कांस्टेंट मान लो k n इंटू 5 स्क्वायर x अपॉन r। और एक बात ध्यान रखना, यही तो है कन्वेंशनल के अंदर कि आप हर चीज़ को यहाँ एक्सप्लेन भी करोगे कौन क्या है, तो वो आप साइड में लिख दे बेटा कि n जो है स्पीड ऑफ द डिस्क, है ना, स्पीड ऑफ डिस्क, ये किस में होती है बेटा? आरपीएम में होती है। ये चीज लिखना, इस तरीके से आपको लिखनी है चीजों को। बात समझ रहे हो क्या? कहीं वो गुंजाइश नहीं रखनी है कि आपको वो मार्क्स काटे, ठीक है। उसके बाद के क्या था बेटा? कांस्टेंट था, तो ये आपका क्या हो जाएगा? इट इज अ कांस्टेंट, ओके। एंड नाउ द फाई इज द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय परमानेंट मैग्नेट, flux produced by permanent magnet, okay, and this one is in Weber में आएगा। x क्या होती है? डिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम डिस्क फ्रॉम परमानेंट मैग्नेट, और ये बेटा आपकी किस में आती है पता है आपको? ये आती है मीटर्स में, है ना। डिस्टेंस को हम लोग मीटर्स में यहाँ पर पुट करेंगे। लास्ट वन इज आर एंड टीबी इज द ब्रेकिंग टॉर्क। आर क्या लिखोगे बेटा? रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम डिस्क, ठीक है, मतलब एकदम प्रॉपर वे में ओम में आएगा। एंड लास्ट वन इज टीबी इज द ब्रेकिंग टॉर्क एंड दिस वन इज न्यूटन इंटू मीटर। बस अगर आपने इस तरीके से अप्रोच को फॉलो किया, देखो आप कितना प्यारा मतलब हमने लिखा है, कितना एकदम ब्रीफ में लिखा है, और एक एक पॉइंट को हमने जो है डिस्कस भी किया है कि ब्रेकिंग टॉर्क क्या करता है, किस डायरेक्शन में लगता है, और कैसे वो जो है यहाँ पर स्पीड को कांस्टेंट मेंटेन करता है। तो इतना अगर आप लिख लेते हैं ना, दैट इज सफिशिएंट फॉर 5 मार्क्स। बात समझ रहे हो क्या? और कहीं भी गड़बड़ मत करना, एकदम बढ़िया से जो है इस तरीके से आप एकदम क्लियरिटी के साथ लिखना कि सामने वाले को पढ़ते ही चीजें समझ में आ जाए। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आपको ग्रामर के अंदर नहीं घुसना है कि सर ग्रामेटिकली जो है दिक्कत आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सामने वाले को चीज़ें आराम से समझ में आनी चाहिए। बात समझ रहे हो क्या? राइट। तो देखो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट, और इस तरीके से आप लोग बनाएंगे इसे। तो क्वेश्चन ये था आपका, ठीक है, क्वेश्चन आपका ये था।
राइट। तो आप लोग बनाइए, इसका स्क्रीनशॉट करिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से चीजें आप लोग समझे होंगे। ऐसे टाइप्स ऑफ एरर्स की भी बात भी हम लोग करते हैं, 2 वॉट मीटर मेथड की भी करते हैं, फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट बाय CRO करते हैं, एंड द रोल ऑफ द टॉर्क इन एनर्जी मीटर, ये मैंने आपको बता दिया है ना, राइट। और ये मैंने जो एक्सप्लेन आपको किया है, जो चीजें मैंने लिखी है वो आपके सामने है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए। तो एकदम प्रॉपर वे में आप लोग लेकर के चलिए चीजों को, आराम से आपको जो है हर चीज समझ में आएगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट टेकन लास्ट एंड दिस नाउ। अब जो है ये मैंने अप्रोच आपको बताई बेटा थ्योरेटिकल वाली, दिस इज कंप्लीटली थ्योरेटिकल, यहाँ कहीं कोई न्यूमेरिकल टाइप की बात नहीं हुई है, लेकिन फॉर्मूला जरूर हमने लिखा है, वो भी डायरेक्ट लिखने की जरूरत है, कोई डेरिवेशन यहाँ नहीं करना है। पता चला आप डेरिवेशन करने बैठ गए, दिस इज द रॉन्ग वे, क्योंकि क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, आपको और भी क्वेश्चन करने हैं, और इतना इसके लिए सफिशियंट है, जहां वो डेरिवेशन का बोले वहीं आपको डेराइव करना है। अदरवाइज आप डायरेक्टली फॉर्मूले को लिख सकते हैं अगर आपको याद है तो, ताकि उसको थोड़ा सा पता चले कि हाँ बच्चे ने जो लिखा है दैट इज एकदम प्रॉपर लिखा है। बात समझ गए क्या? अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं बेटा एक न्यूमेरिकल अप्रोच, है ना। तो अब एक मैं न्यूमेरिकल अप्रोच की बात कर लेता हूं, जैसे कि कोई भी एक क्वेश्चन रेंडमली हम लोग उठा लेते हैं, है ना। जैसे कि एक क्वेश्चन जो है बेटा आपका SSC JEE में ही आया हुआ है, जिसकी मैं बात करूं, मैं 3 टाइप के क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा, है ना। मैंने बोला ना, एक थ्योरेटिकल, एक न्यूमेरिकल और एक जो है डेरिवेशन टाइप, मिक्स टाइप जिसको हम लोग बोल रहे हैं, राइट। क्वेश्चन क्या है आपका, in a gravity control, in a gravity control, है ना, in a gravity control, मैं डेटा पूरा पुराना वाला उठा रहा हूँ, पुराना प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आया वही मैं ले रहा हूँ, है ना। in a gravity control instrument the controlling weight is the controlling weight is 0.005 kg किलोग्राम, ठीक है, 0.005 kg and acts at a distance of 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है, 2.4 सेंटीमीटर from the axis of the moving system, है ना, from the axis of the moving system, ठीक है, from the axis of the moving system, determine द डिफ्लेक्शन इन डिग्रीज, जिसमें वो पूछे आपसे उसी में आपको हमेशा कैलकुलेट करना होता है ना, डिफ्लेक्शन इन डिग्रीज, ठीक है, डिग्री में, किसमें बेटा, डिग्री में आपको कैलकुलेट करना है। इफ द करेस्पॉन्डिंग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज, भाई डिफ्लेक्टिंग टॉर्क तो देना पड़ेगा ना उसे, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज 1.05 into 10 to the power -5 किलोग्राम इंटू मीटर। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जो कि SSC JEE ने खुद पूछा है, वही मैं आपको कराया हूँ, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये निकल करके आती है, जहां आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ आप लोग कंफ्यूज यूं होते हैं कि सर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला तो हमने जो पढ़ा था, यूनिट जो पढ़ी थी टॉर्क की, तो वो तो न्यूटन इंटू मीटर पड़ी थी, सर ये तो किलोग्राम इंटू मीटर दे रहा है। आप लोग बस यही कंफ्यूज हो जाते हैं, बात समझ रहे हो क्या? तो जैसा वो कह रहा है ऐसे करो, आराम से करो, चीजों को लिखो कि क्या क्या दिया हुआ है, और पूरे एक प्रॉपर वे में आप लेकर के क्वेश्चन को चलो। बात समझ रहे हो क्या? क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन जो है बता रहा हूं कि कैसे आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को लिखोगे, कैसे आप लोग वहां पर इनको अप्रोच को जो है फॉलो करोगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट टेकन, राइट। चलो पहले क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम लोग ये तो कर ले कि हमें क्या क्या उसने दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग
कि आपको गिवन क्या क्या है। पहले सारी चीजें आप लिखो प्रॉपर वे में कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। जैसे कि इन अ ग्रेविटी कंट्रोल्ड इंस्ट्रूमेंट द कंट्रोलिंग वेट इज 0.05 kg। तो आपका यहां पर गिवन है बेटा कंट्रोलिंग वेट, बात समझ रहे हो क्या? तो वो आप लिखो कंट्रोलिंग वेट, इसको हम लोग m मान लेते हैं। कितना है बेटा? 0.005 है ना बेटा, 5 kg किलोग्राम। इज इट ओके? राइट। तो उसको भी पता लगेगा कि हाँ अब आगे बार बार m को लिखने की जरूरत नहीं कि कंट्रोलिंग वेट है, वो समझ गया कि m का मतलब यहाँ पर कंट्रोलिंग वेट बच्चे ने लिया है। और जनरली आप लोग हमेशा स्टैंडर्ड को फॉलो करो, जैसे कि मास को m से लिखते हैं तो आप m ही लिखो, आप x मत लिखो, नहीं तो वो आपके लिए बड़ी समस्या पैदा करेगा। स्टैंडर्ड्स जो हैं जैसे कि टेम्परेचर है तो T लो, वोल्टेज है तो V लो, करंट है तो I लो, इस तरीके से जूम करके आप लोग चलो, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ, है ना। तो व्हाट इज द डिस्टेंस? डिस्टेंस ऑफ व्हाट? वेट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द मूविंग सिस्टम, है ना। तो ये हम लोग लिखेंगे बेटा यहां पर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, है ना, ऐसे लिख देते हैं, वो सब समझ जाएगा इतना। और दिस वन इज L, इसको हम लोग L लिखते हैं वहां पर, है ना। और ये कितना दिया है बेटा? आपको दिया है 2.4 सेंटीमीटर। सो दिस वन इज 2.4 सेंटीमीटर। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वी ऑलवेज टेक इन मीटर्स, जो फॉर्मूला हमारा है उसमें हम लोग हमेशा मीटर्स के अंदर लेते हैं। तो इसको कन्वर्ट करो बेटा आप लोग मीटर्स के अंदर, तो दिस वन इज 2.4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। बात समझ गए क्या? राइट। नेक्स्ट थिंग, उसके बाद आता है डिटरमाइन द डिफ्लेक्शन इन डिग्री, मतलब हमें एंगुलर डिफ्लेक्शन निकालना है। बात समझ गए क्या? तो गिवन क्या है, वो एंगुलर डिफ्लेक्शन तो फाइंड आउट करना है, गिवन में थोड़ी आएगा, लेकिन गिवन है इफ द करेस्पॉन्डिंग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अब सुनना, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ये खुद कह रहा है, मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना, कहानी यही एंड हो जाएगी, है ना। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो आपको दिया हुआ है दैट इज 1.05 इंटू 10⁻⁻5, है ना, एंड दिस वन इज किलोग्राम इंटू मीटर। अब मेरी बात को समझना, दिस वन इज किलोग्राम इंटू मीटर। सो ध्यान से समझना, इसको हम लोग लिखेंगे भाई डिफ्लेक्टिंग टॉर्क TD तो रहेगा ही रहेगा, है ना। इसको TD डैश बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए, TD डैश। मैंने इसको क्या माना बेटा? TD डैश, ठीक है। और TD डैश का मतलब यहाँ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, लेकिन मैंने डैश इसलिए लगाया क्योंकि ये आपको किलोग्राम इंटू मीटर में दिया है, ठीक है। इसको हमने डैश मान लिया, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, ठीक है। यहां तक मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। एक चीज और मैं मान रहा हूं यहां पर, वो मैं आगे बता दूंगा आपको क्या माना। फाइंड क्या करना है वो भी आप लिखना, डिफ्लेक्शन। हमें जो बेटा फाइंड करना है, फाइंड हमें करना है दैट इज व्हाट? डिफ्लेक्शन, है ना। और डिफ्लेक्शन जो है दैट इज हमें थीटा निकालना है, एंड दिस इज फाइंड इन डिग्रीज, है ना। हमें किस में निकालना है बेटा? डिग्रीज में। तो ये अगर हम इतना लिख दिए ना तो सामने वाले को एक आइडिया लग गया कि हाँ क्वेश्चन में जो बच्चे ने लिखा है वो एकदम सही है। उसके बाद तो आपने कैलकुलेशन क्या की उस पर डिपेंड करेगा, आपने एकदम प्रॉपर वे में चीजों को लिया है। जिनको कन्वर्ट करना वो यही कन्वर्ट कर दो, आपको वहां आगे जाकर के उनको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। एक बार कन्वर्ट यही कर लो, फिर इनको सीधा इक्वेशंस में पुट करो। बात समझ गए क्या? राइट। अब हम लोग आते हैं आगे, क्या जो हमें फॉर्मूलाज पता है वो इन ग्रेविटी कंट्रोल टेक्निक, है ना, इन ग्रेविटी कंट्रोल टेक्निक, ठीक है। अब हमें क्या पता है बेटा कि सर ग्रेविटी कंट्रोल जो टेक्निक होती है उसके अंदर हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क जो होता है TC, वो होता है बेटा mgl sin थीटा। इज इट ओके और नॉट? और एकदम बक्से के अंदर इसको बंद कर दो, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1 ऐसा दे दो, ठीक है। नहीं भी बक्से के अंदर बंद करो तो 1 इक्वेशन दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ एक एक लाइन लिख दो कि कौन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे mg आपका क्लियर है कि m और l ऑलरेडी आ चुका है पुराने केस में, है ना, एंड θ1 इज डिफ्लेक्शन आ चुका है, तो इनको अब दोबारा लेने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। लेकिन नई चीज क्या है? TC। TC इज द कंट्रोलिंग टॉर्क, है ना बेटा, दिस वन इज द controlling torque, but this controlling torque is in Newton into meter. We know very well.
हमें पता है कि यहां से जो कंट्रोलिंग टॉर्क आएगा वो न्यूटन इंटू मीटर में आएगा। इज इट ओके? राइट। उसके बाद जी आपका क्या है बेटा? ये आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसे हम लोग बोलते हैं ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। और ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप इसकी वैल्यू भी साथ में लिख दें, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। बाकी और चीज़ें तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उनको यहाँ दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। पेज नहीं भरने, जबरदस्ती पेज नहीं भरने, आपको लिखो एकदम ऐसे लिखो कि सामने वाले को आराम से समझ में आए, मतलब वो खुश हो जाए, बस सीधी सी बात है। कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, आराम से करना है, ठीक है। राइट, ये मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है ना। चलो लेट्स अज्यूम द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज TD। मैंने माना TD एंड इट इज इन न्यूटन इंटू मीटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि न्यूटन इंटू मीटर के साथ इक्वल होंगे। बात समझ गए क्या? राइट। एंड दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और वैसे नहीं भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां इसको इक्वेशन नंबर 1 और 2 देने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर हो जाएंगे, तो हम लोग सीधा लिख देंगे, ठीक है। राइट, अब आगे बढ़ता हूं। राइट, अब अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन है ना, व्हाट? अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन, so what? Under steady state condition both controlling torque and deflecting torque becomes equal। तो लिखने की जरूरत नहीं है, वो हम लोग जानते हैं TD is equal to TC। सिंपल आपको ऐसे लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, TD हमारा न्यूटन इंटू मीटर में रहेगा, नो प्रॉब्लम। एंड दिस वन इज mgl sin थीटा। बात समझ गए होंगे? राइट, अब ध्यान से समझना, यहां जो हमने लिया बेटा, ये दिस इज TD डैश एंड दिस इज इन किलोग्राम इंटू मीटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। राइट, तो एक्चुअली आपका TD डैश क्या बनेगा बेटा? दिस इज TD अपॉन G। करो इसको थोड़ी देर के लिए, अभी यूनिट से पता लगेगा, है ना। सो TD अपॉन G बराबर, और वैसे अगर आप इधर इस तरीके का जो है बनाते हुए चल सकते हैं साथ में कॉपी के अंदर, लेकिन एकदम एक लाइन में रखना इनको, एक लाइन में इनको लेकर के चलना। ऐसा नहीं कि फिर आप एक यहां लगा दिया फिर एक यहां लगा रहे हो, नहीं, एक के नीचे फिर एक, ताकि उसको पता लगे कि अगली स्टेप ये है। और नहीं भी लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। इक्वल का साइन नहीं है, ऐसा आप बना सकते हैं इसको, एरो को, ठीक है। और ये आपका कितना हो जाएगा? ml sin थीटा। अब आप खुद देखो, ये आपका क्या हो गया? न्यूटन। मैं आपको थोड़ा सा रफ में बता रहा हूँ, रफ में आपको मैं करवा रहा हूँ, है ना। इसको अभी साइड में कर रहे हैं हम लोग, रफ में। ये न्यूटन इंटू मीटर आया TD, और वो कितना आ गया बेटा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर से मीटर गया तो न्यूटन इंटू सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन क्या होता है बेटा? फोर्स होता है। फोर्स क्या होता है? F बराबर mg होता है। इसको आप ऐसे समझ लो, और न्यूटन इंटू मीटर डिवाइड बाई G है ना। न्यूटन क्या होता है? m इंटू G लिख देता हूँ, मास है, और ये मीटर डिवाइड बाई G। तो ये गया तो ये किलोग्राम इंटू मीटर ही तो आया। तो मैंने ये कहना चाह रहा हूं कि दिस इज TD डैश। ये आपको वहां करना नहीं है, ये आपको कॉमन सेंस से पता होना चाहिए। वो तो मैं बता रहा हूं कि एक आइडिया कहां से हमारे पास आया है, वो यहां एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वो सब समझदार है, वो जानता है कि दिस इज योर TD डैश एंड दिस इज ml sin थीटा। इज इट ओके? राइट, सबकी वैल्यूज यहां पर आप पुट करो, सबकी वैल्यूज। TD डैश कितना है बेटा? TD डैश 1.05 इंटू 10 टू दी पावर -5। तो इस पर आप लोग करें 1.05 इंटू 10 टू दी पावर -5 बराबर m कितना है बेटा? m मास कितना है? 0.005 m। उसके बाद बेटा क्या आएगा आपका? l लेंथ। l कितना आएगा? l दिया हुआ है, दिस वन 2.4 इंटू 10 टू दी पावर -2, 2.4 इंटू 10 टू दी पावर -2। एंड लास्ट वन इज साइन थीटा। उसको बेटा आप लोग क्या कर सकते हैं? साइन थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो हमें कैलकुलेट करना है,
राइट जो जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल करो, जबरदस्ती जो है यूं नहीं कि भाई आपको यहाँ काट के दिखाना है, ऐसा नहीं है। अगर आपको नॉर्मल समझ में आ रहा है तो आप कर सकते हैं, काटने की जरूरत नहीं है उनको, ठीक है। तो आप इसको आराम से कैसे करेंगे, दिस वन इज 1.05 इंटू 10 टू दी पावर, ये -2 और ये माइनस, तो -3 बचेगा ना बेटा, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप लोग चाहे तो 5 इंटू 10 टू दी पावर -3 लिख सकते हैं ना, और इंटू 2.4 इंटू साइन थीटा, ठीक है। और आपके पास कैल्सी रहेगा वहां पर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1.05 इंटू 10 टू दी पावर -3 को इससे कैंसिल कर दो, तो 5 इंटू 2.4 साइन थीटा, ठीक है। अब बेटा आपको करना क्या है, केवल आपको साइन थीटा निकालना है। तो आप सिंपली साइन थीटा बराबर करिए व्हाट 1.05 डिवाइड बाई 5 इंटू 2.4, ठीक है। इसकी वैल्यू जो भी आएगी, अब आपके पास देखो बेटा कैलकुलेटर होता है, आप आराम से वहां पर कैलकुलेटर इस्तेमाल करिए और कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करिए। ये आपका आएगा 0.0875, ठीक है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द थीटा, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करेंगे थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स। एकदम मतलब गलती करने का चांस ही मत रखो, ठीक है। आराम से कैलकुलेटर होता है, और दिस वन इज, यहां से थीटा जो भी आएगा, मैं अभी कैलकुलेटर से मैं खुद कैलकुलेट करूंगा, एंड दिस इन रेडियंस। आपको पता होना चाहिए कि थीटा हमेशा जो यहां से आता है बेटा वो आपका आता है रेडियंस में, है ना। कैलसी से कर सकते हैं आप लोग, और कैलसी से ही करना है अब तो, है ना। तो दिस वन इज 0.0875, तो दिस वन इज 5.01 रेडियन, ठीक है। लेकिन आपसे डिग्री पूछ रहा है बेटा, तो आप डिग्री में क्या करिए, उसको थीटा को आप लिखिए, थीटा बराबर 180 डिवाइड बाई पाई। पाई कितना होता है बेटा 3.14 इंटू रेडियंस में कितना था 5.01, तो ये कितना आपका आ जाएगा बेटा, मैंने सिंपल डिग्री में आ गया मेरा, ये मेरा एक्चुअली सिंपल डिग्री में ही लाया हूं मैं, ठीक है। समझ लो बात को, ये कैलकुलेटर से आप डायरेक्टली डिग्री में निकालेंगे, ये एक्चुअली ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। कहानी कैलकुलेटर में ये जरूर चेक कर लेना, मैंने अभी देखा है जस्ट कि डिग्री में चल रहा है, रेडियन में चल रहा है। मेरा कैलकुलेटर ऑलरेडी डिग्री के अंदर था, तो मेरा आंसर सीधा डिग्री में आ चुका है। बात समझ गए क्या, जिसमें पूछे वही, और जहां आपका फाइनल आंसर आ जाए ना बेटा, वहां आप ऐसा लिख दो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। या ऐसा लिख दो, द रिक्वायर्ड आंसर इज, लास्ट में द रिक्वायर्ड आंसर इज, या द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ थीटा बराबर 5.01 डिग्री, मैटर क्लोज। बात समझ गए होंगे, राइट। तो इस तरीके से आपको एकदम प्रॉपर वे में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। गलती कहां हो सकती है, वो इसको लेने में गलती कर सकते हो, तो पढ़ना था, और हर क्वेश्चन को ऐसे पढ़ना, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन अच्छा बनाएगा तो कहीं ना कहीं आपसे गलती करवाएगा यूनिट के अंदर ही, क्योंकि आप लोग या तो यूनिट में गलती करोगे या कैलकुलेशन में गलती करोगे, और वही वो आपसे हमेशा करवाना चाहता है। समझ लो, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, समझ गए। इसके बाद अब मैं आपसे एक न्यूमेरिकल प्लस थ्योरेटिकल, है ना, उसकी मिक्स की बात करूंगा। तो हम ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, अप्रोच को फॉलो करेंगे कि हमें किस अप्रोच को फॉलो करना है, ठीक है। इवन आपसे वो ये पूछ सकता है, देखना मैं इसी क्वेश्चन को एक न्यूमेरिकल अप्रोच कैसे बनाता हूं, समझना। न्यूमेरिकल तो खैर ये है, लेकिन थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल अभी बनाते हैं जस्ट अगले क्वेश्चन में, है ना। तो मैंने 3 टाइप के क्वेश्चन आपको बताए थे, है ना। तीनों एक ही क्वेश्चन से हो भी सकते हैं। आपसे यूं पूछ सकता है कि एक्सप्लेन इन ब्रीफ द ग्रेविटी कंट्रोल टेक्निक, तो दिस वन इज अगेन अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, एंड न्यूमेरिकल जो मैंने आपको दिया है ऐसा दे सकता है, और आपसे इसका डेरिवेशन पूछ सकता है, दिस वन, इसका डेरिवेशन, तो वो मैं आपको करवा दूंगा न्यूमेरिकल के अंदर, टाइप 3 के अंदर, राइट। तो इस तरीके से आपको अप्रोच को फॉलो करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो हो गया स्क्रीनशॉट, राइट। दिस वन इज, रुकिए कहां था, यस दिस वन, ओके। नाउ तो ये कहानी थी बेटा, कौन सी वाली कहानी थी,
ये स्टोरी थी पूरी की पूरी, दो तरह की स्टोरी खत्म कर चुका हूं। पहले आपको मैंने थ्योरेटिकल अप्रोच बता दी जो कि एक्सप्लेन इन ब्रीफ है ना, वो आपसे ग्रेविटी कंट्रोल टेक्निक भी पूछ सकता है, और दूसरा न्यूमेरिकल ये, ठीक है। थर्ड वन इज जिसके अंदर आपसे बहुत आपकी एक कलाकारी वो देखना चाहेगा कि आपके डायग्राम्स कैसे हैं, मतलब कैसे आप डायग्राम बनाते हैं, बात को समझ रहे हो क्या। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, वहाँ आपसे डेरिवेशन भी करवा लेगा प्लस एक डायग्राम भी पूछ लेगा। जैसे क्वेश्चन हम लोग करते हैं, सेम क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है। और अप्रोच देखना, अब मैं आपकी दोनों अप्रोच यहाँ पर चेक करूंगा, एक न्यूमेरिकल भी और प्लस आपकी थ्योरेटिकल अप्रोच भी, राइट। एंड दिस वन इज derive the formula for gravity control technique, ठीक है। ये आपका एक बहुत शानदार तरीके से, मतलब समझ लो, एक अप्रोच कंट्रोल टेक्निक, फॉर्मूला फॉर ग्रेविटी कंट्रोल टेक्निक, ओके। ये लो, और ये आपको दे देगा वो 20 मार्क्स में, जिसमें आपको न्यूमेरिकल्स मतलब फॉर्मूला डिराइव करने के भी मार्क्स हैं, और प्लस एक डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा उसके भी मार्क्स, क्योंकि अगर आप डेरिवेशन कर रहे हो इस क्वेश्चन का, तो मेरे हिसाब से तो बिना एक डायग्राम के आप इसको डिराइव नहीं कर सकते हो। तो जहां नीड है किसकी, आपके फिगर्स की, डायग्राम्स की नीड है, वहां आप डेफिनेटली डायग्राम्स पर जाएं। जहां पर आपको फॉर्मूला लिखने की नीड है वहां फॉर्मूला लिखें। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, याद है, ब्रेकिंग टॉर्क के अंदर, तो नीड थी ताकि थोड़ा उसको लगे कि हाँ बच्चे को सब कुछ पता है। बात समझ रहे हो, कुछ छूटा नहीं है, मतलब एकदम आराम से उसको कम और ज्यादा, मतलब कम वर्ड्स लिखो लेकिन समझा सब कुछ दो कि हाँ भाई सब मैं जानता हूँ। बात समझ रहे हो क्या, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। पूरा रामायण नहीं लिखनी आपको कि बहुत भारी आप लोग लिख रहे हैं, ठीक है। चलो, सो नेक्स्ट जो है आपका, दैट इज डेराइव द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटी कंट्रोल टेक्निक। अब बड़े ध्यान से इसको समझना और कैसे आपको इसको लिखना है ध्यान से समझना है ना। तो अब हम आते हैं आंसर्स में, ठीक है। आंसर इसका लिखना है हमें, सो आंसर, ठीक है। पहले थोड़ा सा एक दो लाइन लिखो कि ग्रेविटी कंट्रोल टेक्निक में क्या होता है ना। तो इन ग्रेविटी कंट्रोल टेक्निक, इन ग्रेविटी कंट्रोल टेक्निक a control weight use for controlling torque, ठीक है। कंट्रोल वेट हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट इसका अब कहानी लिखी मैंने, इन ग्रेविटी कंट्रोल टेक्निक अ कंट्रोल वेट यूज फॉर कंट्रोलिंग टॉर्क, ठीक है। इसीलिए तो इसका नाम ग्रेविटी कंट्रोल टेक्निक पड़ा, राइट। उसके बाद लेट अस अज्यूम द फॉलोइंग फिगर shows the schematic diagram of gravity control technique, ठीक है। तो डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा और जरूरी है तो बनाना ही पड़ेगा, है ना। टेक्निक देखो कैसा आप बनाएंगे, स्केल्स और अच्छा डायग्राम, है ना, बढ़िया सा एकदम, मतलब सामने वाले को एकदम वो लगे कि हाँ बच्चे ने मेहनत की है वाकई में, ठीक है। लेकिन टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है, टाइम जितना लगना है उतना ही लगाना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मान लो ये आपकी वेट लगाने के लिए हमने जो है दो लाइंस ली है ना, पिंस होती है ना इस तरीके से वहाँ पर, और बेटा ये है आपका कंट्रोल वेट, वो मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, दिस वन, ये होता है जीरो एडजस्टिंग वेट, है ना, और यहाँ आपका होता है बेटा कंट्रोल वेट। तो दोनों के बारे में आपको लिखना जरूरी है, दिस इज जीरो एडजस्टिंग वेट, ठीक है, एंड दिस वन इज कंट्रोल वेट, है ना बेटा।
ये क्या आएगा आपका, दिस वन इज कंट्रोल वेट। ठीक है, अब ये आपका यहां पर स्पिंडल है, भाई स्पिंडल भी बनाना पड़ेगा अब हमें, है ना स्टूडेंट्स, स्पिंडल है तो ये मूविंग होगा यहां पर, तो ये वो मूविंग पार्ट है, यानी ये वो एक्सिस है, दिस वन इज द एक्सिस ऑफ द मूविंग सिस्टम। ठीक है, तो दिस वन इज द एक्सिस, और यहां पर हम लोग कनेक्ट करते हैं बेटा एक पॉइंटर, पॉइंटर लगाना पड़ेगा हमें, पॉइंटर हमें लगाना पड़ेगा, तो दिस वन इज पॉइंटर। ठीक है, और ये 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं। ठीक है, चलो अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, इसको फिल कर देते हैं थोड़ा सा, अगर आपके पास टाइम रहे तो फिल कर सकते हैं ना, लेकिन नहीं भी हो तो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, डायग्राम बस हमें बनाना है, और ऐसा भी नहीं है कि डायग्राम में अब ज़्यादा टाइम वेस्ट करना ही, सामने वाले को चीज़ें समझ में आनी चाहिए, बस टारगेट ये होना चाहिए। ठीक है, मार्क्स अगर आपको लेने हैं तो सामने वाले को आराम से इजी वे में समझाओ, उसको समझाओ चीज़ें। ठीक है, उसके बाद बेटा अब हम आते हैं स्केल पर, है ना, स्केल। सो नाउ यस, तो दिस वन इज स्केल। ओके, एंड स्केल में नंबरिंग भी आपको देनी पड़ेगी, वैसे तो ये नॉन यूनिफॉर्म स्केल होता है ना, इसलिए आप लोग नॉन यूनिफॉर्म ही बनाना। ठीक है, यूनिफॉर्म मत बना देना, नहीं तो समस्या हो जाएगा, 0 1 2 3 इस तरीके से, है ना, राइट। तो ये हमारा जो है, ये हमारा एक हमने डायग्राम बनाया है। अब यहाँ अभी डिफ्लेक्शन नहीं आया है, विदाउट डिफ्लेक्शन है, दिस वन इज विदाउट डिफ्लेक्शन। ठीक है, विदाउट डिफ्लेक्शन, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब डिफ्लेक्शन लाते हैं, लेकिन उससे पहले भी बैलेंस्ड है, ये 0 पर दिखा रहा है, और यहाँ बेटा आपका mg रहा होगा, दिस वन इज mg, इसका नीचे की तरफ लगेगा ना mg। ठीक है, ओके, यहाँ तक एकदम ओके। अब जो डिफ्लेक्टेड है उसको आप बनाना डॉटेड लाइन में, इसी में बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा तो मैं इसी में, है ना। इफ द पॉइंटर डिफ्लेक्ट्स बाय एंगल थीटा, और ये अपन लेते हैं रेडियंस में। ठीक है, थीटा रेडियंस, तो कितने एंगल से डिफ्लेक्ट मैंने मान लिया कि थीटा एंगल से वो डिफ्लेक्ट हो गया, बिकॉज क्यों, क्योंकि वहां पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगा होगा जो कि एफएसडी की तरफ लगता है, सब आप जानते हो ना, राइट। सर मैं प्री क्लियर किया हूं तो थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज है चीजों का, बिल्कुल सही बात है, राइट। चलो तो मान लो आपका जो पॉइंटर है बेटा वो 2.5 के आसपास आकर के जो है बैलेंस हो गया, यहां आकर के वो रुक गया। ठीक है, तो कितना डिफ्लेक्ट हो गया ये आपको लिखना जरूरी है ना बेटा, कितना लिखोगे, दिस वन इज थीटा। ओके, एंड दिस इज द पॉइंटर नाउ। अब आप खुद देखो, जब ये इधर आएगा, पॉइंटर जब डिफ्लेक्ट करेगा थीटा से, तो जीरो एडजस्टिंग वेट भी थीटा से डिफ्लेक्ट करेगा, और ये भी इधर डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, और इसकी लेंथ भी लिख दो आप L, लेंथ मतलब समझ रहे हो ना, L का मतलब यहां पर वो वही L है जो मैंने पहले लिखा था, L इज द ऐसे लिख दो, L बराबर द डिस्टेंस ऑफ कंट्रोल वेट from the axis of है ना, from the axis of moving system। ठीक है, राइट। ये स्पिंडल भी आप बोल सकते हैं, स्पिंडल भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये किस में होगी ये आप लिख देना बेटा इन मीटर्स। ठीक है, m वेट ऑफ कंट्रोल वेट, और बेटा ये किस में आएगा आपका, दिस वन इज इन किलोग्राम्स। तो ये सारी चीजें ऐसे लिखना जरूरी है अगर चीजें सामने वाले को आराम से समझानी है तो। ठीक है, चलो अब डिफ्लेक्ट किया था ना, ये कौन डिफ्लेक्ट किया था आपका, ये डिफ्लेक्ट किया था बेटा, अब मैं इसको डॉटेड लाइन में, डॉटेड में बनाएंगे उनको। ठीक है, डायग्राम एकदम देखो ऐसे ही आपको बनाने हैं। तो जब वो थीटा से डिफ्लेक्ट करेगा तो ये भी कितने से डिफ्लेक्ट करेगा बेटा, ये भी आपका डिफ्लेक्ट करेगा थीटा से। तो ये मान लो यहां पहुंच गया। ठीक है, एंड दिस वन इज थीटा, एंड नाउ
द वेट बिकम्स एट दिस पोजीशन, ठीक है। दिस इज द जीरो एडजस्टिंग वेट, ये यहाँ आएगा, तो ये किधर जाएगा सर, ये उधर जाएगा, तो ये भी उधर जाएगा, तो इसको भी उधर शिफ्ट करो। करते हैं सर, मान लो ये आपका आ गया इस पोजीशन पर, ठीक है, बिल्कुल एकदम एक्यूरेसी के साथ और बढ़िया से बनाना, ठीक है। एंड दिस इज द थीटा, अगेन सेम थीटा, राइट। एंड द वेट एट व्हाट पोजीशन, ये ऐसा आएगा, तो सपोज ये यहाँ आ गया, दिख रहा होगा आप लोगों को, राइट, दिख रहा होगा बिल्कुल स्टूडेंट्स, राइट, ये यहाँ आ गया, इज इट ओके, राइट। अब कहानी को समझो, यहां आपका जो है कहानी वेट की, कौन सा वाला वेट बेटा, आपको पता होना चाहिए mg, mg हमेशा कहां लगता है, mg इज ऑलवेज एट डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की तरफ ही होता है। तो इसका भी एंगल पहले इतना था ना, पहले mg एकदम इस जगह पर लग रहा था, जैसे मैंने अभी बता रखा है, एरो जो लगा हुआ है ना, लेकिन अभी जो आ रहा है वो तो डाउनवर्ड ही आएगा। तो इसमें भी थीटा एंगल का जो है हम लोग बोलेंगे कि थीटा एंगल इसके एक्सिस से चेंज हो गया, बात समझ रहे हो क्या, राइट। तो इस mg के अब दो कंपोनेंट्स आपके बनेंगे, वो कंपोनेंट्स भी आपको इस डायग्राम में दिखाने पड़ेंगे, बस उनको लिखना नहीं है, समझना है केवल। तो mg का एक कंपोनेंट बेटा इधर आएगा ना, दिस वन, तो दिस वन इज mg cos थीटा, वो आपको बनाना पड़ेगा, डेफिनेटली बनाना पड़ेगा। तो mg cos थीटा, तो डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बनाए, थोड़ा सा बड़ा, ज्यादा भी बड़ा मैं यूं नहीं कहूंगा कि ज्यादा बड़ा बनाए, थोड़ा सा नॉर्मल उस हिसाब से लेकर के चलें कि आपको बाद में दिक्कत ना है। छोटा सा बनाओगे सामने वाले को दिखेगा ही नहीं, मजा नहीं आएगा, फिर आपका बन भी अच्छे से नहीं पाएगा, टाइम वेस्टिंग है। थोड़ा सा बड़ा डायग्राम लेकर के चलो। एंड दिस वन इज mg sin थीटा, ठीक है बेटा। तो इसके दो कंपोनेंट्स आपके हो गए। अब सुनना, आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किधर लगा था, इधर लगा था, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इधर, तो कंट्रोलिंग टॉर्क तो इसके अपोजिट लगेगा ना। अब देखो ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स, mg sin थीटा और mg cos थीटा, बट mg cos थीटा की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस इज जीरो, सो दिस नॉट प्रोड्यूस एनी टॉर्क, यानी ये जो mg cos थीटा है ना, ये कोई टॉर्क नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज जीरो डी। क्योंकि आपका टॉर्क क्या होता है, आपका टॉर्क यानी आघूर्ण क्या होता है बल यानी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी। तो जब लंबवत दूरी ही जीरो है तो वहां तो टॉर्क आएगा ही नहीं। तो कंट्रोलिंग टॉर्क कौन देगा, आपका mg sin थीटा देगा, समझ रहे हो। और जिसकी दूरी कितनी है बेटा, दूरी आप कहेंगे l, कितनी है, l है। तो यहां हम लोग लाइन लिखेंगे, इतना हमें लिखना पड़ेगा कि देयर आर two components of control weight at deflection theta, कौन कौन सा है, mg sin थीटा एट डिफ्लेक्शन थीटा, ब्रैकेट में थीटा लिख दो, है ना। these are mg cos थीटा एंड mg sin थीटा, ठीक है। अब अगली पॉइंट से हम लोग ये लिखेंगे, बट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ mg cos थीटा फ्रॉम द स्पिंडल बोल सकते हैं ना, या एक्सिस ऑफ मूविंग पार्ट बोल सकते हैं, इज जीरो, सो दिस नॉट प्रोड्यूस एनी टॉर्क। ऐसा लिखना आपको चीजों को, ठीक है, नॉट प्रोड्यूस एनी टॉर्क, बट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस of mg sin theta is L, so it gives the controlling torque। और कंट्रोलिंग टॉर्क क्या है बेटा आपका, TC। तो कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है वो लिखो, टॉर्क क्या होता है, तो आप लिखोगे बेटा कंट्रोलिंग टॉर्क, फॉर्मूला लिखोगे ना, कंट्रोलिंग टॉर्क बराबर क्या होता है बेटा,
वो आपका होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, राइट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो कंट्रोलिंग टॉर्क टीसी बराबर फोर्स क्या था बेटा आपका mg साइन थीटा इंटू एल, सही है ना, इंटू एल। तो फाइनली आपका टीसी कितना जाएगा, जहां डेरिवेशन हो जाए ना वहां आपका फाइनल हो गया mgl साइन थीटा। दिस वन इज द फाइनल डेरिवेशन। इसके अलावा लिखने की जरूरत नहीं, वो डेरिवेशन कह रहा ना तो डेरिवेशन लिखेंगे। अगर वो कहता है कि ग्रेविटी कंट्रोल टेक्निक को एक्सप्लेन करो तो आपको डेरिवेशन तो करना ही करना था, प्लस उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी लिखने थे। बात समझ रहे हो क्या? तो सेम क्वेश्चन को अगर हम दूसरे रूप में लिखे, दूसरे फॉर्मेट में लिखे कि एक्सप्लेन इन ब्रीफ द ग्रेविटी कंट्रोल टेक्निक, अगर ये क्वेश्चन में दे दूं 15 नंबर में तो आपको डिराइव तो करना ही करना है, प्लस उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी आपको लिखने हैं। बात समझ रहे हो क्या, राइट? तो इस तरीके के क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर। कैसे कि एक क्वेश्चन को एक वे में नहीं, अपन को 3-4 वे में उसको लेकर के चलना है। 3 वे तो लेके ही चलने हैं, उसके थ्योरेटिकल अप्रोच लेनी है, उसकी न्यूमेरिकल अप्रोच लेनी है, प्लस उसका थोड़ा सा हमें जो है एक मिक्स वाला जो है केस हमें लेना है। बात समझ रहे हो क्या? तो अगर इतनी आप मेहनत कर लोगे स्टूडेंट्स तो मेरे हिसाब से आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात समझ रहे हो क्या? फुल मार्क्स आपके जो है यहाँ पर ये टॉपिक ले जाएगा मेजरमेंट के अंदर, कोई कमी आपको नहीं आएगी। और जितना हम कराएंगे, जितना हम कराने वाले हैं इस बीच के अंदर, मतलब एकदम आराम से आपका जो है सिलेक्शन होगा। ये नोट्स पढ़िए और प्रैक्टिस बनाइए खुद, और बढ़िया से लिख दें, साफ साफ लिखिए, सामने वाले को चीजें समझ में आए, ठीक है? स्क्रीनशॉट लीजिए, राइट? क्वेश्चन का तो ले लिया होगा, लेकिन एक बार और ले लीजिए, टाइम है आपके पास, राइट? तो स्क्रीनशॉट लीजिए, राइट? टेकन, ओके। नाउ दिस वन, तो डायग्राम एकदम देखो कितना बढ़िया से हमने जो है डायग्राम बनाया। इस तरीके का डायग्राम आपको बनाना है। बात समझ गए क्या, राइट? चलो, इसी तरीके से आपसे पीएमएमसी की इक्वेशन डेराइव करवा सकता है, मतलब कुछ भी डेरिवेशन जब आता है तो वहाँ डायग्राम भी ज़रूरत है तो बनाना पड़ेगा आपको। डायग्राम जहाँ तक मुझे लग रहा है कि हर डेरिवेशन में हमें डायग्राम बनाना पड़ता है, हर डेरिवेशन में, क्योंकि बिना डायग्राम के सामने वाले को समझाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है? और जितना बढ़िया सा आप डायग्राम बनाओगे, चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए लिखोगे, आपको आराम से जो है मार्क्स पूरे मिलेंगे। अब कोई आपके मार्क्स यहाँ काट नहीं सकता है किसी कंडीशन में। बात समझ गए क्या, राइट? तो स्टूडेंट्स बने रहिए निम्बस लर्निंग के साथ, राइट? थैंक यू सो मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.